जरा एक बात बताइए कि जब आप वोट देने जाते हैं तो कैंडिडेट के नाम पर वोट देते हैं, मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देते होंगे, या फिर ये सोचते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो किस जात का है, किस धर्म का है, नाम उसका क्या है? नेताओं के भाषण क्या आपको प्रभावित करते हैं? नेता कई बार उस लाइन को पार कर देते हैं जो उनके वोटरों को या उनकी सियासत को सूट कर देता है। सोचिए, हफ्ते भर बाद बिहार में वोटिंग होनी है, पार्टियां मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, लेकिन एक हफ्ता बड़ा वक्त होता है और इसमें पूरा खेल पलट जाता है। वैसे तो कहने को घोषणा पत्र बड़ा अच्छा लगता है, वादों की भरमार होती है, बेरोजगारी मिटाएंगे, पैसा बांटेंगे, ये योजना आएगी, महिलाएं अब मजबूत हो जाएंगी, गांव जो है उससे हम गोद ले लेंगे, सैलरी बढ़ेगा, नौकरी लेगी, गरीबी मिटा दी जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ इसी से चुनाव नेता जीतने की कोशिश करते हैं? क्या आप मैनिफेस्टो पढ़कर वोट डालते हैं? क्योंकि मुद्दों से उतर एक और दुनिया है, बयानों की, वोट की, पॉलिटिक्स की, वोटों के ध्रुवीकरण की, ऐसे बयानों की जिसमें 80-20 वाली राजनीति आकार लेती है। जानबूझकर चुनाव में हिंदू मुसलमान क्या था, यही बयान सुर्खियां बने रखे। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से आज बिहार में थे और अपने अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधा। कहा कि ओवैसी को लेकर बात रखी, बाबर को लेकर बात रखी, औरंगजेब को लेकर बात रखी, उसामा को लेकर बात रखी, और जो कहा उसको लेकर सवाल फिर मन में उठा कि क्या इसकी जरूरत है? देखिए बिहार चुनाव का मैग्नेट। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है। किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? इनकी सरकार बन जाए तो यहाँ इस्लामिक कानून बना देंगे, शरिया कानून से चलेगा बिहार। ये बिहार का दुर्भाग्य। बस कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर दिखती है वो दरअसल एक मैग्नेट है, मुसलमान वोटों वाला मैग्नेट, जिसके लिए कई नेताओं की होड़ लगी है। और जब देश के सबसे सियासी तौर पर सक्रिय राज्य में चुनाव नजदीक है, तब मुस्लिम मैग्नेट को लेकर खींचतान बढ़ना लाजमी है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? और इसका नतीजा हो सकता है सियासी ध्रुवीकरण, वोटों का पोलराइजेशन, जिससे चुनाव मूल मुद्दों से दूर 80-20 पर जाता दिखाई देने लगता है। एनडीए के लिए योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर हैं। बिहार में रघुनाथपुर, शाहपुर और बक्सर में पब्लिक मीटिंग्स। योगी आदित्यनाथ की स्पीच में इशारा इसी तरफ था। बात निकली तो बाबर और औरंगजेब तक पहुंच गए। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। योगी आदित्यनाथ बिहार के सीवान में थे, वही सीवान जिसे बाहुबली शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है, एक तरह से महागठबंधन का किला। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीवान और महाराजगंज की 8 सीटों के नतीजे इसकी गवाही भी देते हैं। तब महाराजगंज की 2 सीटें एनडीए और सीवान की सभी 6 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। इसमें भी 3 आरजेडी, 2 भाकपा माले और 1 कांग्रेस के पास गई थी। अब बीजेपी सीवान में हवा का रुख बदलने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि इस बार भी आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। योगी की बात निकली तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा तक भी पहुंचे। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है।
नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अब यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर कई लोग योगी को बुलडोजर बाबा भी कहने लगे और जब योगी सीवान गए तो वहां भी बुलडोजर दिखाई देने लगा। लोग बुलडोजर लेकर योगी की रैली में पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी को घेरा, यूपी का एग्जाम्पल दिया। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर की बात की और फिर यूपी में बुलडोजर एक्शन पर अपनी बात रखी कि बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। ये सही है कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन ये भी ठीक है कि वोटों को अपने पाले में रिझाने के लिए सियासी दल और नेता वो सब करते हैं जो उनकी सियासत को सूट करता है। 2023 की बिहार जाति जनगणना के मुताबिक राज्य की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख से ज्यादा है। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें 7 करोड़ 42 लाख इस बार वोटर है। लेकिन बात वोटरों के मुद्दे से भी आगे निकल जाती है। योगी ने कुछ दिन पहले ही बिहार में बटेंगे तो कटेंगे की बात कही थी। संदर्भ किसके लिए था ये बताने की जरूरत नहीं। बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो। देखिए, योगी आदित्यनाथ का अपना एक स्टाइल है। वो अपनी इन्हीं बातों के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं। लोगों के बीच उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और इसीलिए चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा है, कम से कम जो नतीजे आए। लेकिन बात योगी से निकलकर ओवैसी तक भी पहुंची है, क्योंकि ओवैसी भी बिहार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। भाईजान भी इस एम मैग्नेट को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना रिझा पाएंगे, वोटर कितना चिपकेगा और वोटर आए तो फिर इसको से डेंट किसको पड़ेगा, यह भी समझना जरूरी है। अब सवाल है कि इस लाइन लेंथ पर बीजेपी को बयान सूट तो करता है, लेकिन जेडीयू क्या इस लाइन पर सहज महसूस करती है? क्योंकि जहां तक बिहार की बात है तो यहां बात हिंदू मुसलमान से आगे की भी होती है, यानी जातियों का खाचा। 2023 के बिहार के जातिगत सर्वे के मुताबिक यहां 36% अति पिछड़ा वर्ग, 27% अन्य पिछड़ा, 15.5% सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी 19%, वहीं 18% के आसपास मुसलमान। इसमें भी हिंदू कई जातियों में बटा है, इसीलिए छोटी छोटी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को लेकर सियासी मैदान में उतरती हैं, तेवर दिखाती हैं। लेकिन आमतौर पर मुस्लिम वोट एक जत्थे में जाता है, वो एक जैकपॉट की तरह काम करता है, यानी जिसके पास चला जाए वो सीट पर मजबूत। इसलिए शायद भाईजान भी दम भर रहे हैं और सीधे तौर पर आरजेडी को टारगेट करते हैं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी बिहार की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, खासकर उत्तर बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों। मगर ओवैसी जानते हैं कि वो अकेले मुस्लिम मतदाताओं के दम पर बाजी नहीं जीत सकते, लेकिन इतना जरूर है कि कईयों का खेल बिगाड़ सकते हैं, किंग मेकर भी बन सकते हैं। क्योंकि आरजेडी अपने कोर वोट बैंक यानी करीब 15% यादव और 18% मुसलमानों का कॉम्बिनेशन देखती है। इसलिए तो शायद तेजस्वी यादव भी वक्फ बिल की बात करते सुनाई दी। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अब बात वक्फ बिल से निकली तो शरिया तक पहुंच गई। हमें तो डर है। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, ये धर्म की राजनीति करते हैं और मुसलमानों के लिए ये पहले वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डलवाने का। अब लगता है अगर इनकी सरकार बन जाए
तो यहाँ इस्लामिक कानून बना देंगे, शरिया कानून से चलेगा बिहार। ये बिहार का दुर्भाग्य। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जो बातें होती हैं, जिस तरह की बातें मैनिफेस्टो में दिखाई देती हैं, चुनाव प्रचार में वो बयान बैकसीट पर चले जाते हैं और फिर अलग ही लाइन पर कैंपेन शुरू होता दिखता है। मैनिफेस्टो जितना अच्छा हो, लेकिन इतिहास जीतने वालों को याद रखता है और इसीलिए बात एम मैग्नेट यानी मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचती दिखाई देती है। 80-20 वाला सिस्टम हावी होने लगता है।